फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं हिस्ट्री का। जो हमारा चैप्टर था कौन सा है, राजा, किसान और नगर, इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं ये हमारा पार्ट कौन सा है। पार्ट हमारा हैगा ये थर्ड, ठीक है। देखिए, तो ये इस थर्ड पार्ट में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपकी टेंशन चली जाएगी। तो देखिए इसमें है कि हम किन किन चीजों को लेने वाले हैं, यानी हम पूरा ही टॉपिक लेने वाले हैं इस टाइम। तो दैविक राजा को जानेंगे कि यानी जो राजा थे वो, ठीक है, दैविक किस प्रकार की उपाधियों को धारण करते थे, ठीक है, अपने आप की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे भूमि और नए जो संप्रदाय ग्रामीण थे उनके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि भूमि दान क्या होता है, बेसिकली इन चीजों को जानेंगे, यानी भूमि को दान क्यों जाता है, ठीक है, इन सब चीजों को जानेंगे हम इसके अंतर्गत। फिर हम जानेंगे इतिहास में भूमि दान के प्रभाव को लेकर वाद विवाद। अब मान लीजिए भूमि दान हो रहा है, तो इतिहासकार हैं उनका क्या कहना है कि भूमि दान अच्छा था कि बेकार था, ठीक है, हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे नगरीय जनसंख्या, नगरों में जो जनसंख्या थी उसके बारे में कैसे पता चलता है हमें, ठीक है, वो साक्ष्य कौन से थे उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाद बाहर का व्यापार, यानी उपमहाद्वीप से भी बाहर जो है व्यापार जो है वो होया करता था, क्या व्यापार हुआ करता था उपमहाद्वीप के बाहर भी, हम इन चीजों को भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे सिक्के और राजा, ठीक है, यानी सिक्के और राजा इन दोनों में क्या है, इसमें क्या समानता है, इसका मतलब क्या है, और सिक्के और राजा, ठीक है, हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैविक राजा होता क्या है, क्या दैविक राजा, आप बताइए आपको क्या लगता है दैविक राजा से। जो राजा है ना, उनके पास सबसे अच्छी स्थिति जो होती है वो ये होती है कि स्वयं को जो है देवता के समान दिखा देना, ठीक है, ताकि उनकी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उन राजाओं को पसंद करें, ठीक है। लोगों का सहयोग लेने के लिए राजा जो है दैविक राजा की उपाधि को धारण क्या करते थे। जैसे कि कुषाण शासक जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से उन्होंने जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर जो है शासन किया था, ठीक है। तो उन्होंने जब शासन किया, ठीक है, तो उस टाइम जब उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया तो उन्होंने स्वयं को जो है देव तुल्य की उपाधि दी थी, यानी देवता का पुत्र मानते थे वो स्वयं को, क्या वो देवता के पुत्र है, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ, जो मंदिर था, क्या मंदिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मथुरा में, क्या उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है, और मंदिर पे कुषाण शासक की मूर्ति मिलती है, यानी कि देव स्थल पे यहाँ देवता की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं, वहां पे कुषाण शासक जो है स्वयं की मूर्तियां रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझा। उसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं कुषाण शासकों ने, हम ये कैसे कह रहे हैं कि जो कुषाण शासक थे वो स्वयं को देवता के समान दिखाना चाहते थे। तो हमें सिक्के मिलते हैं, सिक्के के जो पहला जो हम जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले सिक्के पे ये दिखाया जाता है कि राजा, यानी कि मान लीजिए पहले सिक्के पे दिखाया गया क्या, ईश्वर की प्रतिमा, यानी भगवान की छाप दिखा दी गई, और दूसरे पे उन्होंने क्या दिखा दिया, स्वयं को दिखा दिया, यानी कि पहले पे उन्होंने किसी क्या राजा को दिखाया, पहले किसे दिखाया, पहले भगवान को दिखाया, फिर उन्होंने स्वयं को दिखाया, यानी वो देवता के समान है। यानी इससे साफ हो रहा है कि वो अपने आप को देव पुत्र कह रहे हैं, यानी वो देवता के अवतार है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए, लोगों के सहयोग के लिए ही उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। तो हमें ये समझ आया कुषाण शासक की। अभी आप मुझे बताइए कुषाण शासक किससे प्रेरित हो सकते हैं। कुषाण शासक जो थे वो चीनियों से प्रेरित थे, जो कि अपने नाम के आगे जो है वो स्वर्ग पुत्र लगाते थे, क्या लगाते थे, स्वर्ग पुत्र की उपाधि धारण करते थे, क्या स्वर्ग पुत्र की उपाधि धारण करते थे। इसीलिए इन्होंने क्या अपने आप को देव तुल्य की उपाधि धारण कर ली, यानी वो क्या है, देवता के पुत्र है, ठीक है। तो ये समझ आया हमें कि होता क्या है, बेसिकली दैविक राजा, ठीक है, यानी दैविक राजा होता क्या है। आशा कर रही हूँ समझ आ रहा होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया, बहुत आसानी से हमारे दिमाग में सेट हो गया, पेपर में आएगा तुरंत लिख देंगे, हम बहुत समझदार हो गए हैं, है ना। इस क्वेश्चन को लेके आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन। अब हम जानेंगे भूमि, यानी कि भूमिका, और ये है हमारा भूमिका और नए संप्रत ग्रामीण। अब आप मैं को बताती हूँ आपको कि मान लीजिए क्या है, भूमि है। हम भूमिदान जानने से पहले एक चीज को जान लेते हैं। जो कुषाण शासक थे उन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया था, क्या मध्य एशिया से
एशिया से उन्होंने पश्चिम उत्तर तक शासन किया था। इतना समझ आ गया, जो कुषाण शासक थे उन्होंने मध्य एशिया से पश्चिम उत्तर तक यानी भारत के यहाँ तक शासन किया था। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। अब हम जानेंगे भूमिदान के बारे में, जो हमारा सेकंड है। आप क्या सोच रहे हो भूमिदान होता क्या है, उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, पहली बात है ना। तो देखिए भूमिदान जानते हैं पहले हम। देखो भूमिदान जो होता है वो किस लिए किया जाता है। भूमिदान या तो ब्राह्मणों को किया जाता है या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक संस्थाओं को भूमिदान दिया जाता है। धार्मिक संस्थाएं ताकि मंदिरों का निर्माण कराएं, विशाल मंदिरों का निर्माण कर सके, ठीक है। तो इसलिए भूमिदानों को दिया जाता है, जहाँ तक हम जानते हैं। तो इसके बारे में हमें पता जो है अभिलेखों से पता चलता है। क्या अभिलेखों से पता चलता है, जिसमें लिखे हैं उत्कीर्णित है, ठीक है। अभिलेखों से, सिक्कों से, क्या और ताम्रपत्र से, क्या ताम्रपत्रों से पता चलता है। ताम्रपत्र से उस पे लिखा होता है, उत्कीर्णित किया जाता है कि वो अभिलेख यानी इन्होंने जो भूमिदान किया है वो कब किया है, किस शासक ने किया है। जो भूमिदान की प्रक्रिया है वो ईसवी के आरंभिक से यानी ईसवी की शुरुआत से ही शुरू थी। यानी लोगों ने शुरुआत से ही भूमिदान करना आरंभ कर दिया था, लोगों को भूमि को दान करना आरंभ कर दिया था। तो हम ये समझ गए। अब भूमिदान कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। तो भूमिदान क्या होता है आप मुझे ये बताइए। जो गरीब होगा, जिसके पास जितना होगा उतना ही देगा, है ना। तो कोई छोटा, क्या छोटा भूमिदान करता था, छोटा बड़ा, ठीक है। क्या बड़ा भूमिदान करना, कोई छोटा भूमिदान कर देगा तो कोई बड़े क्षेत्र का भूमिदान कर देगा। अब बड़े क्षेत्र का भूमिदान कर रहे हैं यानी कोई राजा होगा, शासक होगा, है ना। तो इस प्रकार से भूमिदान को किया जाता था। अब भूमिदान जो होता था, ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाता। तो तमिल, क्या तमिल भाषा में भूमि, जो हमारा तमिल हो गया, इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिदान है ना वो जो संस्कृत है, क्या संस्कृत में मिलता है। क्या संस्कृत में भूमिदान मिलता है, फिर तमिल में, तेलुगु में, इन तीनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। क्या भूमिदान को लिखा जा रहा था, अभिलेखों पे, ताम्रपत्रों पे तथा सिक्कों पे उत्कीर्णित किया जा रहा था, ठीक है। किस शासक ने कितना भूमिदान किया इसके बारे में हमें अभिलेखों से, ताम्रपत्रों से पता चलता है। आशा कर रही हूँ समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, जो भूमिदान है क्या संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत के अंदर जो अभिशास्त्र है, क्या संस्कृत अभिशास्त्रों में कहा गया था कि महिलाओं को जो है भूमि का अधिकार नहीं है। महिलाओं को क्या है, भूमि का अधिकार नहीं है। महिलाएं जो है उनके पास उनकी स्वयं की भूमि हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमने ये समझा। तो हमें एक उदाहरण मिलता है, हम समझ जाते हैं कि कुछ लोग जो है इन जो हमारे अभिशास्त्र थे, ठीक है, उनके नियमों का पालन करते थे, कुछ नहीं करते थे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। प्रभावती गुप्त जो थी वो भूमि की मालकिन थी। क्या थी वो, भूमि की मालकिन थी। और उन्होंने भी भूमिदान किया था। क्या किया था उन्होंने, भूमिदान किया था, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कारण हो सकता है या तो वो रानी हो इसलिए उन्हें अधिकार दे दिए, वो रानी है, वो महिला थोड़ी ना, वो रानी है, ऐसे हो नहीं सकता। यानी कि सभी के नियम समान होने चाहिए, यानी सभी के लिए नियम जो बनाए जा रहे हैं वो समान होने चाहिए, चाहे वो रानी हो चाहे वो आम क्यों ना हो, है ना, आम महिला क्यों ना हो। तो इसके अंतर्गत ये था कि वो रानी थी तो उन्हें भूमिदान का अधिकार मिल गया। या तो ये हो सकता है जो रानी थी वो भूमिदान के नियमों को नहीं मानती थी। तो हमें ये समझ आ रहा है कि भूमिदान के नियमों को कहीं माना जाता था, उसका प्रसार क्या पता कम हुआ हो या लोग मानना पसंद नहीं करते थे। इसके बारे में आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, जो हमें क्या बोलते हैं, जो 4 वर्णों में बांटा गया है वर्गों को, उसके अंतर्गत आप जानोगे कि उनके कार्यों को सुनिश्चित कर दिया गया था, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते थे, परंतु कुछ ब्राह्मण जो थे वो क्षत्रिय बने थे, वो शासक बने थे, वो राजा बने थे। उन्होंने अपने ही नियमों का पालन नहीं किया था। हमें समझ आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो है प्रभावती गुप्त ने भी इस नियम का पालन नहीं किया, है ना, क्योंकि वो रानी थी। तो ये समझ आया हमें कि क्या होता है भूमिदान के अंतर्गत, है ना। अब हम जानेंगे भूमिदान को लेके जो वाद विवाद है। इतिहासकार जो है भूमिदान को अच्छा मानते नहीं। इतिहासकार ये मानते हैं कि, इतिहासकार क्या मानते हैं भूमिदान को, आप ये समझिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कृषि
कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमिदान किया शासकों ने। किसने किया? शासकों ने भूमिदान किया कि लोग जो है कृषि को बहुत बढ़ावा दे, बड़े पैमाने पर कृषि हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। परंतु कुछ जो है हमारे इतिहासकार वो ये कहते हैं कि भूमिदान से ये पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्था दुर्बल थी। क्या थी? दुर्बल थी। शासक इतना ज्यादा सुदृढ़ नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना योग्य नहीं था कि वो शासन सही ढंग से कर सके। जनता उसे पसंद नहीं करती, वो जो जनता थी, ठीक है, उसे पसंद कर नहीं रही थी। इसीलिए अपने आप को, ताकि जनता उसे सहयोग करे, इसीलिए उसने अपने द्वारा जो है भूमि को दान कर दिया। क्या किया? भूमि को दान कर दिया। क्या? जनता जो है उसे पसंद करे। जनता के महत्व को लेने के लिए, जनता जो है, जनता के लिए वो लोकप्रिय होने के लिए, यानी वो अपने आप को स्वयं को लोकप्रिय करने के लिए उसने भूमिदान को किया। राजनीतिक व्यवस्था दुर्बल थी। इसका मतलब जो शासक था वो अयोग्य था, उसे नहीं पता था कि शासन किस प्रकार से करना है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होगी, जनता की आकांक्षाओं किस प्रकार से पूरा करना है। इसीलिए वो भूमिदान कर रहा है कि जनता उसके साथ बनी रहे, जनता को लालच दे रहा है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, ठीक है। तो कुछ तो यही कहते हैं कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो हमने इस वाद विवाद को समझा कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो मत मिलते हैं, कुछ अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा मानते हैं इतिहासकार। अब चलते हैं हम जनसंख्या के बारे में। नगरीय जनसंख्या होती क्या है इसको जानते हैं, इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं हम ये जानते हैं। तो देखिए जो है हमारी प्रारंभिक ईस्वी, क्या हमारी ईस्वी की शुरुआत, क्या प्रारंभिक ईस्वी में ही जो नगर होते हैं, क्या नगर जो होते हैं, नगर में हमें, आप मुझे बताइए, कोई इंसान कहीं पे रहता है, वो अपनी जरूरत यानी अपने दैनिक जीवन की चीजों को रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमें नगरों से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, हमें स्मारक मिलते हैं, ठीक है, हमें भवन मिलते हैं। पहली बात तो वहाँ भवन बनाए गए हैं, भवन मिलते हैं। जो ज्यादा शासक है वो किलेबंद नगरों में रहना पसंद करते थे, यानी जो किलेबंद नगर हो वहाँ पे शासक क्या करेंगे? रहना यानी निवास करना पसंद करेंगे। ये समझ आया है। तो इसमें क्या है? भवन मिल गए हमें, ठीक है, बर्तन मिल गए। क्या? बर्तन, मृदभांड, यानी मृदभांड बर्तन दोनों एक ही होता है, ठीक है। बर्तन मिल गए, स्मारकें मिल गई हमें, तांबा, कांसा, रागा, सोना। क्या? तांबा, कांसा, रागा, सोना। इससे मिले हमें उपकरण मिल गए, गहने मिल गए, औजार मिल गए। क्या? उपकरण, गहने, औजार, ठीक है। इन सबसे, इन धातुओं से बने हुए हमें मिल गए। तो इससे क्या चल रहा है कि वहां पे कोई निवास करता था, है ना। तो इससे हमें पता चला क्या वहां पे कोई निवास करता था। तो ये होता है नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत कि वहां पे जो लोग निवास करते थे उनकी जो दैनिक चीजें थी, जो अपने जीवन में वो उसका उपयोग करते थे रोजमर्रा के जीवन में, तो वो चीजें हमें मिल जाती हैं। फिर दूसरी शताब्दी के अंतर्गत यही चीजें जो है हमें मिल जाती हैं। इसके बारे में लिखना आरंभ हो जाता है, शिलालेखों में लोग इसकी खोज कर लेते, इतिहासकार इसकी। फिर हमें पता चल जाता है कि कोई सभ्यता पहले प्राचीन समय में थी स्थित, है ना। तो ये था हमारा नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। अब आप जानते हैं हम उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। क्या उपमहाद्वीप के बाहर भी व्यापार होता था? आपको मैं बता दूं, जो व्यापार था वो बहुत बड़े पैमाने पर होता था। जैसे कि वो जो है बाहर भी होता था। क्या? वो बाहर तक व्यापार होता था, दूर दूर व्यापार होता था। जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था? क्या हमने हड़प्पा में पढ़ा था, पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था कि सुदृढ़ व्यापार किया जाता था, दूर दूर व्यापार अभियान भेजा जाता था, चीजों को प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है, यानी दूर दूर भेजा जाता। इसी प्रकार से श्रेणी मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पक्का आता ही आता है पेपर में। जब टिक मार्क आते हैं हमारे एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आ जाता है श्रेणी। क्या? श्रेणी आ जाता है। अब श्रेणी क्या होता है? व्यापारियों का एक समूह होता है, इसमें छोटे और बड़े किसान दोनों ही शामिल होते हैं और पैदल फेरी वाले जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। वो जल मार्ग के द्वारा सारे एक ही जहाज में एकत्रित होते हैं, उसमें बैठते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं और अपनी चीजों को बेचते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसके अंतर्गत, हमने समझा। रोमन में जो है हमें क्या, रोमन में हमें मसालों की, काले मिर्च की, ठीक है, जड़ी बूटियां जो है उसकी भारी मांग मिलती है। जो रोमन वासी थे वो ज्यादातर किसको, कपड़े हो गए, ठीक है, हमारी लाल मिर्च हो गई, मसाले हो गए, ठीक है, रत्न हो गए, इन सब चीजों का ज्यादा उपयोग करते थे, इसलिए इसकी भारी मांग थी रोमन साम्राज्य में। समझ आया हमें इसके अंतर्गत कि दूर दूर व्यापार हो रहा है।
अक्षर मिल रहे हैं हमें इसके अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं दूसरे टॉपिक को। अब आपको ये सारी चीज क्लियर हो रही होंगी आपके माइंड में एकदम। उसके बाद आता है सिक्के और राजा। आप सोच रहे होगे सिक्के और राजा का कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए सिक्के, क्या सिक्के, आपको मैं बता दूं जो सिक्के होते थे, ठीक है, उस पे सिक्के कई प्रकार के होते थे, ठीक है। हिंदू यूनानी शासक, कौन, हिंदू जो थे हमारे यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों को जारी किया था। किसने, यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों को जारी किया था। सिक्के जो है तांबे, कांसे, रागे, टीन, ठीक है, सोने के, इस प्रकार के सिक्के बनते थे, ठीक है। हमें ये समझा, कुषाण शासकों ने, किसने, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्कों को बनाया था, ठीक है, ये समझा। सबसे भव्य, देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सोने के सिक्के आ जाते हैं तो आप क्या कुषाण टिक कर देंगे या गुप्त कर देंगे, पहले इसमें अंतर जान लीजिए। जो कुषाण शासक थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जरूर करवाए थे, ठीक है, उसका निर्माण करवाया, परंतु सबसे भव्य यानी सबसे ही सुंदर, सबसे आकर्षक जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में निर्माण किए गए थे, ठीक है। यानी अब आए भव्य सिक्के किसने निर्माण किया, तो गुप्त शासक को टिक कर दीजिए। और जब आता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो कुषाण को टिक कीजिएगा। तो ये होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि सिक्कों के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिक्कों के अंतर्गत देखो सिक्कों से हमें क्या लाभ होता था। पहले हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इसके अंतर्गत हम जो है चीजों का आदान प्रदान करते थे, ठीक है, और उसके द्वारा जो है मान लीजिए मेरे को जो है गेहूं चाहिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को जूते चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर मेरे पास जूते होंगे मैं जूते दे दूंगी और उससे गेहूं ले लूंगी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली हो रही है, इसके अंतर्गत आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या है, पहले तो ये होता था कि मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई जड़ी बूटी बेच रहा है, मुझे जड़ी बूटी नहीं चाहिए परंतु उसे मेरे घर से जो है चावल चाहिए, है ना, तो मैं तो खरीदूंगी नहीं, मैं वस्तु का विनिमय करूंगी ही नहीं। तो इससे क्या, उसकी आकांक्षा रह जाएगी, उसे दूर दूर जाना पड़ेगा, नगरों में जाना पड़ेगा, गाँवों में जाना पड़ेगा चीजों को ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जड़ी बूटियां चाहिए और मुझे ये मिल जाए, है ना। कि कुछ जगह पे वो व्यक्ति जड़ी बूटी तो खरीद लेगा परंतु पहले सिक्के नहीं होते थे, है ना, तो अब उसके लिए उसे किसी चीज को देना पड़ेगा, यानी जिस चीज से वो एक्सचेंज होगी तभी तो उसे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये समस्या थी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, उसे पसंद आ गई परंतु वो व्यक्ति उसे बेचना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे दूसरी चीज मिल जाए, है ना। तो उस टाइम जब सिक्कों का निर्माण हुआ तो इससे क्या है कि व्यापार बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। क्या, बहुत सरल हो गया, लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीद लेते थे, है ना। अब हमें समझ आ गया कि हम चीजों को आराम से खरीद सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने पैसे दिया, हमने खरीद लिया, उसे रख लिया, ठीक है। तो ये होता था हमारे सिक्के के अंतर्गत। यहीं पे हमारा चैप्टर जो है पूरा का पूरा समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।